स्टार्ट रिकॉर्डिंग। देखिए, आगे मेजरमेंट में हम लोग को कहाँ का क्या देख लिए थे, एरर एनालिसिस देख लिए थे, ठीक है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए थे, ठीक है। बाकी और 3 टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, तो जो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले भी हम लोग डिस्कशन किए। इसके लिए अभी 2 टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, 3 टॉपिक एक्चुअली। एक है सीआरओ, एक है आपके पास ट्रांसड्यूसर, और एक है एलईडी और एलसीडी डिस्प्ले। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सीआरओ। सीआरओ क्या है ना, कि जैसे देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें एक आया था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सीआरओ उसी रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टाइप है। सीआरओ क्या करता है ना, कि सीआरओ सीआरओ क्या होता है, कि इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड, हाँ, कैथोड रे ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ते हैं, तो ऑसिलेटर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर। जब भी हम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने की बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ऑसिलेटर से ये काम हो रहा है, ठीक है। तो सीआरओ वही है। सीआरओ में क्या होता है ना, सीआरओ का एक बार हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन। तो सीआरओ का कंस्ट्रक्शन देखने से पहले थोड़ा सा ये वाला तो एक्चुअली अच्छा नहीं बना है। इसमें वैसा कोई है भी नहीं। देखिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं लेआउट। देखिए, हाँ, सीआरओ देखिए, ये चीज दिख रहा है ना सीआरओ का, चलो, हाँ, तो देखिए यही है सीआरओ अपना, ठीक है। सीआरओ में एक्चुअली यही सारा चीज जो है ना, यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सीआरओ का ये वाला जो पार्ट देखिए, जहाँ पे कर्सर मेरा है, यहाँ पे होता है एक इलेक्ट्रॉन गन। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, कि ये कुछ ऐसे मटेरियल से बना हुआ होता है, कि जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इस यहाँ से निकल करके ये सीधी लाइन में ऐसे करके ट्रेवल करता है। ये सीधा लाइन में ऐसे क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन गन निकला, तो इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ से निकलता है, तो इसका जो स्पीड कह लीजिए, कि जो स्पीड होता है, स्पीड बहुत कम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, कि इसके बाद हम लोग एक एक एम्पलीफायर टाइप का सर्किट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, ठीक है। एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। वो क्या करता है, कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है। जब इलेक्ट्रॉन के स्पीड को आप इंक्रीज कीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं कहीं भी इधर उधर भागना शुरू करेगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्री एक्सेलरेटिंग सर्किट के बाद, जस्ट उसके बाद हम लोग लगाते हैं एक फोकसिंग एनोड, ठीक है। वो क्या करता है, कि जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, तो अगर वो रैंडम रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जाएगा, तो वो कहीं भी फैल के जा सकता है।
लेकिन हमको उसको एक डायरेक्शन में भेजना रहता है इस स्क्रीन के पास। इसका मंजिल है ये वाला स्क्रीन, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं ना कि हम लोग एक फोकसिंग एनोड शो करते हैं, उसको फोकस करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस कर देते हैं। तो फोकस कर देंगे तो क्या होगा कि वो सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू करेगा। और जब उसको फोकस करेंगे उसके बाद फिर से उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं कि अब वो सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, और सीधी डायरेक्शन में जाते हुए भी क्या करे, अब और तेजी से मूव करे। तो एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड हुआ, उसके बाद फोकसिंग एनोड हुआ, उसके बाद एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, वो एक्चुअल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वहां से उसके बाद क्या काम होता है, उसके बाद काम होता है हमारा इनपुट आउटपुट का। ये देखिए यहाँ पे है एक हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट कहने का मतलब क्या है ना कि ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है यहाँ पे, देखिए सीआर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है, सीआरओ जो है ना, सीआरओ काम करता है, हम जो भी यहाँ पे इनपुट सिग्नल देते हैं उसके फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का, उसके फेज को मेजर करने का, वोल्टेज को मेजर करने का, करंट को मेजर करने का। और उसी सीआरओ के काम को करने के लिए इस सीआरटी का इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये जो पूरा सेटअप हो गया ना आपका, इनपुट सिग्नल से लेकर के ट्रिगर सर्किट, बेस टाइम जनरेटर, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये पूरा सर्किट आपका सीआरओ हो गया। लेकिन ये वाला जो हम लोग अभी जिस इस पार्ट की जो हम बात कर रहे हैं, जिसका बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सिग्नल आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है, तो ये वाला सीआरटी हो गया, ये कैथोड रे ट्यूब हो गया। और उसी में ये वाला वर्टिकल एम्पलीफायर, इनपुट सिग्नल, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सप्लाई, ये सारा चीज जो हम लोग अप्लाई कर दिए ना, तो ये पूरा का पूरा सीआरओ हो गया, ठीक है। वही है। तो देखिए वही वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है ना कि फिर यहाँ पे एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट रहता है। तो यहाँ पे ध्यान ही रखिएगा कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा ना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, वो सिग्नल को जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को ऊपर नीचे जो ऑसिलेशन कर रहा है ना, उसको रोकेगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकल ऑसिलेशन को कम करने, या फिर एक तरह से कहिए कि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए बाध्य करता है। वैसे ही आगे होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट देख रहे होंगे, ये दोनों हाथ आमने सामने हाथ वाला है, ठीक है, कि अगल बगल में हाथ है। यानी कि ये प्लेट जो है ना, ये इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन करने से रोकेगा। या कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन में किस तरीके से डिफ्लेक्ट करना है उसको, बीम को, वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट टर्म है कि ये जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है ना, इनपुट सिग्नल को हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे डालते हैं, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल जो होता है हमारा, मान के चलिए कि कोई बहुत छोटा सा सिग्नल है, ठीक है, किसी एक ट्रांसड्यूसर का सिग्नल है, कोई कोई एक ऑसिलेटर का सिग्नल है, किसी तरीके का कोई छोटा सा सिग्नल अगर इनपुट सिग्नल में है, ठीक है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो है उसका वोल्टेज या फिर आप कह लीजिए कि पावर बहुत कम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ को क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, बढ़ाने का काम करता है। और इसी वर्टिकल एम्पलीफायर के सर्किट, इसी वर्टिकल एम्पलीफायर के आउटपुट को एक डीले लाइन सर्किट से प्रोवाइड करते हैं, जो कि आउटपुट जो यहाँ से आ रहा है उसको थोड़ा सा डिले करके ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन प्लेट पे डाल देगा। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इन एक सीआरओ में आपका जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल डायरेक्टली किस प्लेट पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहीं से फिर ये जो सर्किट आता है, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे हम लोग एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे कितना फ्रीक्वेंसी जा रहा है ये हमको पता होगा। कैसे पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगाए हैं एक टाइम बेस्ड जनरेटर। टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करता है कि जैसे ही यहाँ से इनपुट सिग्नल आएगा ना, यहाँ से इसका एक पोर्शन जाएगा टाइम बेस्ड जनरेटर पे। टाइम बेस्ड जनरेटर यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है, चालू होकर के बैठा हुआ है, ठीक है।
जैसे ही यहाँ से कोई सिग्नल आया, हम लोग पढ़ेंगे जैसे एससीआर वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो एससीआर में क्या होता है कि एक ट्रिगर सर्किट होता है, गेट सर्किट जो होता है, गेट टर्मिनल, उसको ट्रिगर करना पड़ता है। ट्रिगर करने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर हम ट्रिगर करेंगे तो ये सर्किट काम करना शुरू कर देगा, मतलब इससे करंट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, उससे करंट प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है ना, जैसे ही हम क्या किए, इनपुट सिग्नल अभी नहीं जा रहा, मान के चलिए नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, टाइम बेस्ड जनरेटर क्या है, बैठा हुआ है। जैसे ही इनपुट सिग्नल हम प्रोवाइड किए, यहाँ से सिग्नल आया, यहाँ पे सिग्नल अभी डिले हो रहा है, यहाँ पे सिग्नल क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। जब तक ये डिले हुआ, डिले हो रहा है, तब तक ये ट्रिगर सर्किट के पास चला गया, इसका इनपुट सिग्नल, और यही टाइम बेस्ड जनरेटर को क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। तो जितने देर में ये ट्रिगर कर रहा होगा यहाँ से, यानी कि यहाँ से जब करंट निकल रहा होगा, तब तक डिले लाइन से भी ये सिग्नल क्या कर दिया होगा, चल दिया होगा। ठीक है। ये इनपुट सिग्नल पे इसको हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डिफ्लेक्शन को प्रोवाइड मतलब रोकने का काम किया होगा। ठीक है। और ये क्या है, जो टाइम बेस्ड जनरेटर से जो करंट निकलेगा, उसको भी हम लोग एक बार एम्पलीफाई करेंगे, और एम्पलीफाई करके इसको हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे डाल देंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट टर्म है कि जो टाइम बेस्ड जनरेटर जो होता है ना, टाइम बेस्ड जनरेटर, ये हम हमेशा यहाँ पे सॉटूथ वेव का इस्तेमाल करते हैं। सॉटूथ वेव क्या होता है, आरई का नाम सुना है ना, आरई, तो आरई में देखते हैं ना कैसे ऐसे, मतलब ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर टाइप का ऊपर से लगा हुआ रहता है, उसी सातुत वेव का यहाँ पे जनरेशन करते हैं। सातुत वेव क्या करता है, सातुत वेव जनरेट होता है, उसका एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होता है जो कि हमको पता होता है। ठीक है। और यही चीज जाता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे। और अब क्या हो रहा है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम का देखिए, अब इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन वो बीम बीम जो है वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल, अकॉर्डिंग टू दिस टाइम बेस्ड जनरेटर सिग्नल। तो इसी टाइम बेस्ड जनरेटर सिग्नल के इनपुट, टाइम टाइम बेस्ड जनरेटर से जो आउटपुट निकला, इसको हम हॉरिजॉन्टल पे डाल रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी हमको पता है। यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आया, इसको हम वर्टिकल पे डाल रहे हैं, इसका फ्रीक्वेंसी हमको मेजर करना है। अभी हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ये हर चीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब क्या है ना कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा, इसका जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो मूवमेंट होगा इसका, इसका इस इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो बीम यहाँ से एक तरह से इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल यहाँ से निकल करके आ रहा है, वो अब स्क्रीन से आकर के टकराएगा। तो अब स्क्रीन से आके टकराएगा, तो हम लोग स्क्रीन पे क्या करते हैं कि स्क्रीन पे हम लोग फॉस्फर का कोटिंग करते हैं। कि फॉस्फर का कोटिंग क्यों करते हैं कि जब स्क्रीन से आकर के इलेक्ट्रॉन टकराए, तो एक चमकता हुआ लाइट हमको पता चले। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है फॉस्फर मटेरियल से टकराता है, तो वहां पे एक कह सकते हैं कि आप लाइट इमिट करता है। ठीक है। वहां पे उस स्क्रीन को चमकाने का काम करता है। तो जैसे ही स्क्रीन चमकेगा, तो वहां पे एक इस टाइप का सिग्नल बन करके हमको दिखेगा। और यही जो सिग्नल हमको हमको बन करके दिखेगा, इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका जो मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल बन रहा है। और यही जो सिग्नल बनता है ना, किस टाइप का यहाँ पे वेव फॉर्म बन रहा है, यहाँ से जो हम सिग्नल दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किस टाइप का वेव फॉर्म बन रहा है, उसी वेव फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं कि करंट का मेजरमेंट कर लेते हैं, वोल्टेज का मेजरमेंट कर लेते हैं, सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट कर लेते हैं, सिग्नल के टाइम पीरियड का मेजरमेंट कर लेते हैं, सिग्नल के फेज एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं। बस यही चीज है। तो इतना चीज को बस आप ध्यान में रखिए। सीआरओ लगभग आपका यहीं से क्वेश्चन जो भी पूछेगा सो पूछेगा। ठीक है। चलिए अभी आइए, अभी अपना इस पे आते हैं। कहाँ गया भाई, ये दिख रहा है क्या? क्या भैया, कहाँ चल गए थे जी?
ठीक है, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया। ठीक, ठीक। चलिए, यानी ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ पे सीआरओ में जो हम लोग इस ये वाला जो यूज कर रहे थे ना, यहाँ पे जो सीआरओ बना हुआ था, ठीक है, इस तरह से जो सीआरओ बना हुआ था हमारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम था। कई बार क्या होता है ना कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन बीम के जगह पे ना दो गो इलेक्ट्रॉन गन का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन गन से एक बार ये क्या शो हो रहा है, ये जा रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रॉन गन से दूसरा जा रहा है। ठीक है, यानी कि दो बीम ऑफ लाइट अगर हमको प्रोवाइड करना है सीआरटी स्क्रीन पे, कैथोड रे ट्यूब पे, तो हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन गन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई कई क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से पूछ देता है कि डबल बीम जो होता है ना, उसको निकालने के लिए हम किस टाइप के थी को इस्तेमाल करते हैं। तो वही चार गो ऑप्शन दे देगा, किसी तरीके से आपको वहां पे क्लियर करना होगा। ठीक है, बाकी ये सब जो चीज है इसको एकदम नेग्लेक्ट करके चलिए। ये सब कहीं से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इससे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, हाँ, ये सब खाली पढ़ लीजिए। देखिए, बाय चेंजिंग द कंट्रोल ग्रिड पोटेंशियल, कंट्रोल ग्रिड के पोटेंशियल को चेंज करके इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ बीम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मतलब ब्राइटनेस को अगर हमको बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बीम प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा इंटेंसिटी से जाएगा, ज्यादा ब्राइटनेस आएगा सिग्नल में। ठीक है, अगर ज्यादा निगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा टू द कंट्रोल ग्रिड, देन द इलेक्ट्रॉन एंटरिंग इनटू सीआरटी इज कंप्लीटली स्टॉप। यानी निगेटिव पोटेंशियल ज्यादा प्रोवाइड कर दीजिएगा तो वही है कि इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, by changing the pre-accelerating and accelerating anode potential, the velocity of electron is increased। अभी अभी बात किए थे कि एक प्री एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, ठीक है, और एक एक्सेलरेटिंग एनोड होता है। तो इस पे जो आप वैल्यू ऑफ मतलब इनपुट दे रहे हैं, उससे क्या कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन बीम के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको ज्यादा तेजी से स्क्रीन पे चाहिए बीम, तो आप इसके एक्सेलरेटिंग एनोड के इसको क्या कीजिएगा, इंक्रीज कीजिएगा और डिक्रीज कीजिएगा, रिस्पेक्टिवली जो भी काम लेना होगा आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फोकस कंट्रोल इज यूज्ड इन सीआरओ। इलेक्ट्रॉनिक फोकस कंट्रोल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कॉन्केव लेंस इलेक्ट्रॉन लेंस। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो फोकसिंग एनोड का बात किए थे कि फोकस कर रहा है एकदम सीआरटी की तरफ, यहाँ पे इसके लिए प्रिंसिपल जो यूज होता है, डबल कॉन्केव इलेक्ट्रॉन लेंस का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, इट इज यूज टू फोकस ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को क्या किया जाता है, कीप वर्टिकल इन पोजीशन, वर्टिकल रखा जाता है ताकि हॉरिजॉन्टल जो उसका मूवमेंट है उसको रोका जा सके। ठीक है, इट इज अप्लाई विथ सॉटूथ वेव। देखिए, सॉटूथ और स्वीप सिग्नल भी इसी को कहते हैं। देखिए, सॉटूथ क्या होता है ना कि जैसे कोई एक सिग्नल है, ठीक है, ये वाला अगर सिग्नल हम दे रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, साइन वेव या कोसाइन वेव होता है। उसी तरह से मान के चलिए कोई जनरेटर है, कोई सिग्नल जनरेटर है, और वो इस तरीके का सिग्नल जनरेट कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके का सिग्नल जनरेट कर रहा हो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाँ, ये सातुत वेव हो गया। सातुत में क्या होता है, आरी आरी हम लोग देखे हैं ना, जैसे आरी में आरी बना हुआ रहता है तो इसका हैंडल यहाँ पे रहता है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे पूरा बना हुआ रहता है, और यहाँ पे क्या रहता है, ऐसे 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 करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रहता है ना। तो इसी टाइप का ये जो इसका इसका टूथ है, ठीक है, इसी टाइप का सिग्नल होगा। इसी को हम लोग जनरली क्या कह देंगे, सातुत वेव। ठीक है, अब दोनों जो ये सिग्नल बनाए हैं दोनों सातुत वेव ही है। इसमें डीसी का वैल्यू क्या है, सिर्फ चेंज है। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों वेव सातुत ही है। ठीक है, आप ये वाला एज्यूम कीजिए या ये वाला एज्यूम कीजिए। ठीक है, सातुत का मतलब कि टूथ यानी कि इसका दांत जो है वो हसुए की जैसा हो। सौ का मतलब जनरली हम लोग हसुआ जो बचपन में कभी कभी लड़ाई उड़ाई के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है, इज अप्लाइड विथ टेस्ट सिग्नल। ठीक है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सिग्नल, जिस सिग्नल को टेस्ट करना रहता है, सो द बूम इज मूविंग वर्टिकली डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न ऑफ द टेस्ट सिग्नल। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग अभी देख लिए।
अब देखिए, बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम क्या बोल रहा है, डिफरेंट फास्फोरस कोटिंग इज यूज्ड ऑन द स्क्रीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। वही चीज बोले कि यहाँ पे जो बीम जो होता है वो टकराने के बाद चमक देता है, उसके लिए हम लोग फॉस्फर का कोटिंग करते हैं। यही सब इंपॉर्टेंट है। फॉस्फर का कोटिंग होता है, सातुत वेव होता है। सातुत वेव अप्लाई कहाँ होता है? तो अप्लाई होता है आपका किस पे बताइए? हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे होगा कि वर्टिकल पे होगा? बिल्कुल ठीक। हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होता है, अब खाली ध्यान में रखिएगा, अगर एक चीज ध्यान में रख लिए क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ से जैसे अगर हम सीआरटी बना रहे हैं, अगर अगर यहाँ से सीआरटी बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगा और इसके पहले वर्टिकल होगा। ठीक है, मतलब इनपुट सिग्नल जो दे रहे हैं आप, वो पहले दे रहे हैं, और जो हमारे पास जो अपना स्टैंडर्ड सिग्नल है सातुत वाला, वो वाला हम बाद में दे रहे हैं। अगर इससे भी याद रखिएगा तो भी आप गलत कभी नहीं होइएगा, क्योंकि जो पहले देंगे वो इनपुट सिग्नल देंगे। पहले हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे, ठीक है, उसके बाद हम रेफरेंस से देखेंगे कि ये रेफरेंस के साथ कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हमेशा याद रखिए डबल लाइन, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब कि ये ऐसे ऐसे वाला डिफ्लेक्शन को रोकेगा, यानी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन को रोकेगा। और ई वाला जो है, ये ऊपर नीचे वाला लाइन, ठीक है, ये ऐसे ऐसे वाला डिफ्लेक्शन को रोकेगा, यानी वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रोकेगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन फंसाने के लिए ये पूछता है कि इन अ सीआरओ या इन अ सीआरटी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द मैनर। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो किस मैनर में रहता है? तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो हॉरिजॉन्टल मैनर में रहेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट जो है वो वर्टिकल मैनर में रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकली अगर हम दो कार्डबोर्ड कैसे रखेंगे तब ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को इधर इधर से कोई आ रहा है तो उसको रोकेगा। हम अगर इसको ऐसे रखेंगे तब ना ये ऊपर नीचे वाले डिफ्लेक्शन को, एक प्लेट इधर से टकरा करके नीचे भेजेगा, ये प्लेट नीचे से टकरा करके ऊपर भेजेगा, और सिग्नल इसी के रेंज में रहेगा। ठीक है, तो यही चीज फंसा सकता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, कि किस मैनर में वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को हम लोग रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइए थोड़ा सा सीआरटी के स्क्रीन पे। सीआरटी का स्क्रीन जो होता है ना, वो कुछ इस तरह के ग्रिड टाइप व्यू होता है इसका। ठीक है, सीआरटी के स्क्रीन का कुछ इस टाइप का ग्रिड वाला व्यू होता है। हाँ सर, काम बता रहे हैं, बताते हैं। देखिए, इससे चालू हो गया इसका ड्रामा। आवाज आ रहा बाहर वाला भेगा बहुत ज्यादा, सुधीर जी। नहीं ना, बाकी सब गप सप करे में लगल है उधर। हाँ, हेलो, ये देखिए, ये है हमारे पास सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब। खाली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना है ना आपको? हेलो, देखिए, जैसे देखिए, एगो ई है, एगो ई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको कौन सा प्लेट बोलेंगे? वर्टिकल डिफ्लेक्शन, सॉरी, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो नाम से याद रखिए कि जिस टाइप का डिफ्लेक्शन प्लेट लिखा हुआ है ना, वो उस टाइप के डिफ्लेक्शन को रोकने का काम करेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ से बीम आ रहा है, यहाँ से बीम आ रहा है, ये बीम आ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम।
ये इलेक्ट्रॉन बीम इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये स्क्रीन के बाहर की तरफ भी आ रहा होगा और स्क्रीन के अंदर की तरफ भी जा रहा होगा, चारों तरफ से मूवमेंट हो रहा होगा। तो ये वाला जो है ना, ये इसको यहां से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तुम इसी में चलो। ये क्या करेगा, यहां से डिफ्लेक्ट करेगा कि तुम इसी में चलो। ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रोक रहा है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे वाला जो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको ये कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे टकराएगा तो ये नीचे आएगा, यहाँ से टकराएगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन को रोक रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए ये वाला पैरेलल। ठीक है, पैरेलल इन द सेंस कि एक एक लाइन स्क्रीन के अंदर, एक लाइन स्क्रीन के बाहर। ठीक है, तो अगर ये एक लाइन स्क्रीन के अंदर है, एक लाइन स्क्रीन के बाहर है, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा रे। हाँ, अब क्या करेगा, क्या मतलब, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, ये रोके, जो नाम है प्लेट का, उसी डिफ्लेक्शन को रोकेगा, लेकिन इसको रोकेगा, लेकिन प्लेस होगा इससे वर्टिकल, सॉरी, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा। ठीक है, और सोचिए, वो वहां पे लगा टेबल पे। ठीक है, क्लियर है ना ये चीज। हाँ, हाँ, आ, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तो सीआरओ का वर्किंग वगैरह ही देख रहे हैं। तो इसमें जो कि हमको नहीं लगता है कि पूछेगा, उसमें कोई जैसे हमको ये नहीं लगता है कि पूछेगा कि इस तरीके का सिग्नल है ना, तो इस तरीके का सिग्नल है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, इस तरह से सिग्नल देकर के तो हमको नहीं लगता है कि पूछेगा। लेकिन फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि कभी अगर पूछ दे तो थोड़ा सा दिमाग में रहे, इसके लिए थोड़ा समझ लीजिए कि ऐसे जो सीआरटी जो बना हुआ होता है ना, वो इस तरह के स्क्वायर बना हुआ रहता है, इस तरीके का उसमें स्क्वायर बना हुआ रहता है। इस स्क्वायर का क्या काम रहता है ना, कि हर एक स्क्वायर में वो डिफाइन किए हुआ रहता है, हर एक स्क्वायर में वो डिफाइन किया हुआ रहता है कि एक स्क्वायर अगर है तो ये कितना मिली वोल्ट सिग्नल को शो कर रहा है, या कितना मिली एम्पियर करंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग जनरली मिली वोल्ट पर डिवीजन करके हम लोग मेजर, मतलब डिफाइन किया हुआ रहता है। तो जैसा मान के चलिए कोई एक सिग्नल है। ठीक है, ये, हाँ, 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 ये जो है ना, इस तरीके का डिस्प्ले रहता है, और इस पे ऐसे 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 करके ये सारा चीज बना हुआ रहता है ग्राफ का फॉर्म में। ठीक है, और अब देखिए वहां से जो काम हुआ इन, हाँ, वो वाला, और यहाँ पे जो इनपुट आया, जो इनपुट सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल मान के चलिए कि ये जो ब्लू लाइन है, ये कुछ हमको शो कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या है ना, कि यहाँ पे दे रहा है कि ये 5 मिली वोल्ट पर डिवीजन हमको वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, या फिर टाइम पीरियड की अगर बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, तो ये लिख देगा कि ये 5 mm पर डिवीजन को शो कर रहा है। ठीक है, तो 5 mm अगर पर डिवीजन को शो कर रहा है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये कितना डिवीजन में ये सिग्नल बटा हुआ है। 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, यानी कि टोटल जो हो गया, टोटल अगर हम देखें, तो 6 डिवीजन का मतलब हो गया कितना, कि 30 mm में, 30 मिलीमीटर में ये सिग्नल का क्या है, टाइम पीरियड है। 30, हाँ, प्रसार कर रहा है, यानी कि 30 mm जो है इस सिग्नल का टाइम पीरियड हो गया। अगर सिग्नल को यहां से यहां तक मूव कर रहा है, पूरा साइकिल कर रहा है, यानी यही तो इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो ये 30 mm अगर टाइम पीरियड हो गया, तो क्या हम यहाँ से इसका फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या हम इसका ओमेगा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा तब, जो कि बहुत कम चांस है। जैसे, हाँ, अप डाउन का भी है, लेकिन अप डाउन जैसे देखिए, अगर आप सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका यहां से यहां तक का टाइम टाइम पीरियड।
जहां से शुरू हो रहा है वहां से खत्म हो रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग क्या करेंगे, यही हॉरिजॉन्टल वाला डिफ्लेक्शन देखेंगे कि कितना कितना स्क्वायर में हो रहा है। अगर यहीं पे हमको निकालने के लिए दे देता कि कितना वोल्टेज है इसका बताओ, मैक्सिमम वोल्टेज पूछता है कि वी मैक्स कितना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज के लिए अब हम देखते हैं कि ये कितना कैप्चर कर रहा है, ये कितना कैप्चर कर रहा है, और मान के चले कि और एक दो को ऊपर होता तो देखते कि ये कितना कितना कैप्चर कर रहा है। या क्योंकि क्योंकि वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो है ये वाला चीज शो करता है, मैक्सिमम वोल्टेज करंट ये जो शो करेगा ऊपर वाला। तो ये कभी पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत लेंदीएस्ट है प्रोसेस। और जैसे इसमें है क्या कि इसमें तो टाइम पीरियड आपको यहाँ पे देगा कि 10 डिवीजन है, तो 10 डिवीजन को आप 10 को डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान के चलिए देता है कि कितना वोल्टेज है, तो इसका पूरा डिवीजन शो हो रहा है और इसका आधा हो रहा है। तो जो पूरा और आधा होता है ना, इसका अलग डेफिनेशन आ जाता है, अलग उसका पूरा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मिली वोल्ट और वोल्ट पूछेगा कि कितना वोल्ट है उसका। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछ सकता है इसका न्यूमेरिकल, वो कितना डिवीजन है, इतना डिवीजन है, 10 डिवीजन है, 5 mm पर डिवीजन का वैल्यू है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड निकाल करके आप फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। जैसे 30 mm का इसका टाइम पीरियड आया ना, 30 mm को 1/30 कर लीजिए में, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल। हाँ, बस यही चीज है। तो ये है इसका कि आप से क्या मोड में। हाँ, आप कह सकते हैं, जैसे देखिए सिग्नल वही रहेगा। जैसे सिग्नल आपको अगर कुछ शो कर रहा है, तो अगर आप एक इनपुट जो दिए हैं, उस इनपुट का क्या प्रॉपर्टी है, उसका वोल्टेज कितना है, करंट कितना है उसमें, फिर ये सॉरी उसका टाइम पीरियड कितना है, ये सब अगर देखना है। हाँ, तो ये नहीं, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, अभी फ्रीक्वेंसी के लिए ये नहीं काम करेगा। जैसे देखिए अभी टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग निकाल रहे हैं, हम अभी क्या बोले कि टाइम पीरियड हमको पता चल गया, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मेजर करना होगा ना, तो उसके लिए सीआरओ जो है ना, वो अलग टाइप का स्क्रीन बनाता है। जैसे इसमें अलग अलग मोड होता है, जो अभी आप बात कर रहे थे। मोड में क्या होगा कि कई बार ये सिग्नल को डायरेक्ट एज इट इज बना देगा, और कई बार अगर आपको फेज या फिर फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करना है, तो उसके लिए अलग टाइप का सिग्नल बनाएगा। ठीक है, उसके लिए सिग्नल क्या करेगा, ये अलग टाइप का बनाएगा। ठीक है, जैसे देखिए सिग्नल कैसा बनाएगा। मान के चलिए कि आपको फेज का मेजरमेंट करना है। ठीक है, फेज का मेजरमेंट करना है अगर हमको, एक सीआरओ के थ्रू हमको क्या करना है, फेज मेजर करना है। तो फेज मेजर करना है तो वही क्वाड्रेंट तो इसका बना हुआ रहेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना हुआ रहेगा इसका। ठीक है। अरे भाई, वही हम कल गए थे यार लेने, साला एक तो बोध गया में मिला नहीं, गया मैं पता किया तो साला 4-5 हजार रुपया बोल रहा है। ऑनलाइन पे दिखा रहा है 2500-3000 रुपया। वही टैबवा नहीं बोल रहे थे कि लेना है, लिखने वाला। तो यहाँ पे तो ऑनलाइन देख। हाँ, पेन टैब जो होता है। अ, अच्छा, और ऑनलाइन देख रहे हैं तो साला ऑनलाइन में लगता है कि 6-7 दिन का हमको डिलीवरी टाइम दिखा रहा है। तो वो भी अभी लेने का कोई फायदा होगा नहीं। कल गए थे, गया तो सोचे थे कि देख लेंगे। चलिए, देखिए तो फेज फेज अगर, हम भी वही सोच रहे हैं यार कि हम लोग थोड़ा सा जैसे, चलिए ना उस पर बात करेंगे बाद में। देखिए, ये 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 देखिए पहले, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अगर हम फेज का मेजरमेंट करते हैं ना, फेज का मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है कि एक तो अभी आपको बताएं कि सिग्नल को मेजर करना होगा, तो वो बिल्कुल डिवीजन वाइज सिग्नल को एज इट इज बना देगा। ठीक है, तो सिग्नल को एज इट इज बना देगा, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू मेजर कर सकते हैं, आरएमएस वैल्यू मेजर कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से टाइम पीरियड इसका मेजर कर सकते हैं। और अगर टाइम पीरियड मेजर कर लिए तो यहाँ से हम इसका फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। इतना चीज मेजर कर सकते हैं। हाँ,
इतना चीज मेजर कर सकते हैं इस वाले फिगर से, इस वाले फिगर से। लेकिन अगर हमको फेज मेजर करना होगा तो ये अपने दूसरे मोड में काम करेगा, जो अभी आप मोड की बात कर रहे थे। एक मोड में इस तरीके का सिग्नल दे रहा है, इस तरीके का सिग्नल देगा, तो इतने तरीके से हम लोग इतना इतना सारा चीज जो भी नाम लिए, इतना फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। अब मोड 2 में क्या आएगा कि ये सिग्नल को अपना चेंज करेगा। सिग्नल को चेंज कब करेगा? जब हम बोलेंगे कि भाई तुम फेज वाले मोड पे उसको ले जाएंगे, कि हमको फेज देखना है। तो फेज पे क्या होता है ना, तो फेज में अलग अलग केस आता है। अगर ये अगर ये 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज को शो कर रहा होगा, अगर कोई सिग्नल, ठीक है, मैं 0 डिग्री का या 3 डिग्री का फेज आ रहा है, तो एक सिग्नल बनेगा। ये सिग्नल इस तरीके का बनेगा, एक सिंगल लाइन बनेगा, ठीक है। और सिंगल लाइन का जो स्ट्रेच होगा, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये कितना के लिए हुआ? ये 0 डिग्री या, नहीं से नहीं, 0 डिग्री या 360 डिग्री। हाँ, 0 या 360 डिग्री के लिए ये फेज हो गया, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा आते हैं। तो दूसरा मान के चलिए कि यहाँ पे 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच, ठीक है। सॉरी, 90 डिग्री या 270 डिग्री का जब ये बनेगा, तो ये क्या बनेगा? फुल सर्किल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया आपके पास? 90, ठीक है, 90 डिग्री या 270 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री या 270 डिग्री, ठीक है। थर्ड केस क्या है? हाँ, इसको तो रटना पड़ेगा, ठीक है। ये तो उसका प्रॉपर्टी है, उसकी कंडीशन से ही बनाता ही है, तो इसको तो वही उपाय है। अगर मान के चलिए 0 360 ना होकर के 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन इस बार क्वाड्रेंट चेंज होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अगर 180 डिग्री रहा था, ठीक है, अगर 180 डिग्री रहा तब, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर 0 से बड़ा और 180 से छोटा रहा, अगर 0 से बड़ा रहा फेज एंगल और 180 से छोटा रहा, तो इस केस में जो है आपका, इस केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज, क्या बोल रहा है भाई? केस 4 केस 5 को रहने दीजिए, ठीक है। केस 5 केस 6 इसको छोड़िए। ये देखिए केस 6, देखिए केस 6, ठीक है। अगर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहा, ठीक है, अगर 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा रहा, तो ये क्या होगा? ये एक इलिप्स बनेगा, जिस जिसका कि मेजर एक्सिस जो होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए, हम इसको अभी रटना भी नहीं पड़ेगा, हम इसको अभी बताएंगे ना। अब बताने के बाद जब कंक्लूड करेंगे, तो इसको खाली एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमको याद आ गया वो वाला चीज जो हम पढ़े थे उस समय, तो लग ही रहा था कुछ तो हम ऐसा याद किए थे कि रटना नहीं पड़ा था। देखिए, 0 डिग्री, 0 से 90 के बीच, 90 डिग्री, 90 से 180 के बीच। हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, क्लियर हो गया। छोड़ दीजिए, इसमें क्या बोल रहा नहीं बोल रहा छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 0 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये 0 डिग्री पे है, और 0 डिग्री के बाद 360 डिग्री पे है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से इसको ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये जो लाइन जो है ना यहाँ पे आपका दिख रहा है, ये लाइन एक्चुअल में एक लाइन नहीं है, ये दो लाइन है। एक लाइन ऊपर से है, उसी के जस्ट नीचे नीचे एक लाइन है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस को 0 डिग्री से बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तब तो ये स्ट्रेट लाइन है। अगर 0 डिग्री से बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो हम बोल रहे हैं कि एज्यूम कीजिए कि दो लाइन है, तो इस पे एक लाइन जो है वो, एक लाइन जो है वो इधर की तरफ स्प्रेड कर रहा है,
और दूसरा वाला लाइन इधर की तरफ स्प्रेड कर रहा है, ऐसे स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, समझे बात को? 0 डिग्री था तो ये लाइन था, हम किए 10 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, थोड़ा सा स्प्रेड हो गया। हम किए 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला इक्लिप्स के शेप में ही है, लेकिन ये क्या हुआ, और बढ़ गया, और बड़ा इक्लिप्स बना। ठीक है, अगर हम कर दिए 70 डिग्री, ये और बड़ा इक्लिप्स बना। ठीक है, बड़ा इक्लिप्स इन द सेंस कि एरिया की बात कर रहे हैं। बड़ा इक्लिप्स जब बोल रहे हैं तो एरिया की बात कर रहे हैं। इसका जो मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस सेम है। थोड़ा सा, एक मिनट, सॉरी। अरे लिखने में बड़ा दिक्कत हो जाता है यार इस पे। माउस से आप कितना लिख पाइएगा? हाँ, ठीक। हाँ, हाँ, गैप बढ़ते जाएगा और मेजर एक्सिस इसका क्या होते जाएगा, सेम है। सॉरी, मेजर एक्सिस जो है ना, वो घटते जाएगा और माइनर एक्सिस इसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, कोई इक्लिप्स होता है, इसको चलिए ना हम ऐसे क्लियर कर देते हैं, वहां से इसको क्लियर कर लेंगे हम लोग। देखिए, अगर मान के चलिए कोई इक्लिप्स है, आओ ना भाई नीचे। ये लोग का- देखिए, अगर मान के चलिए कि हम कोई इक्लिप्स बनाते हैं, ये मान के चलिए इक्लिप्स है, ये इक्लिप्स है। ठीक है, अगर इस इक्लिप्स को हम स्ट्रेच करें इधर की ओर और इधर की ओर। ठीक है, अगर इधर इधर की ओर स्ट्रेच करेंगे, तो इसका ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस किधर की ओर घटेगा, इधर की ओर का आएगा, ये वाला इधर के लिए आएगा। और इसका जो है, ई वाला जो इक्लिप्स का इधर वाला जो एक्सिस है, ये इधर इधर की ओर आएगा। तो इसको अगर हम खींचेंगे, तो एक बार ऐसा नहीं आएगा कि पूरे का पूरा सर्किल बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज समझ गया ना? ठीक है, इसको अगर हम इधर इधर खींच रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वापस से इसको खींचना चालू करेंगे, वापस से खींचना चालू करेंगे, तो अब जो है हमारे पास एक नया इक्लिप्स बन के आएगा। और नया इक्लिप्स का जो शेप होगा, नया इक्लिप्स का जो शेप होगा, उसका मेजर माइनर एक्सिस इस तरीके से हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसके अपोजिट इधर हो जाएगा। ठीक है, बस अगर ये चीज समझ गए, तो आप फेज को एकदम, आपको रटने का जरूरत नहीं, आपको रटा आ गया, समझिए। ठीक है, देखिए अब क्या हो रहा है इसमें। हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपके पास फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फेज डिफरेंस पहले क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री से जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस तरीके का इक्लिप्स का शेप ले रहा है। ठीक है, जैसे ही 90 डिग्री पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए, मतलब इसका मेजर और माइनर एक्सिस क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री से जब आगे बढ़े, तो ये सर्कल हो गया था। 90 डिग्री पे ये सर्कल हो गया था। 90 डिग्री से जब आगे बढ़े, तो इधर वाला एक्सिस बड़ा हो गया और इधर वाला एक्सिस छोटा हो गया। ठीक है, 90 से कितना तक के लिए, 90 से 270 के बीच के लिए। ठीक है, अब जब 270 पे आए, तो ई वाला बढ़ रहा था इधर, ई वाला बढ़ रहा था इधर, ई वाला मेजर एक्सिस इसका घट रहा था। फिर से 270 पे क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, फिर जब 270 से बढ़े, ठीक है, 270 से बढ़े, तो अब फिर से क्या हो गया, पहला वाला जो केस, 0 से 90 डिग्री वाला जो केस था, वही वाला केस हो गया। खाली इसका यहाँ वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा इसका कंडीशन है। जैसे वाइस वाइस वर्षा, आप देखिए, वाइस वर्षा जो बोल रहे हैं ना, उसी चीज को तो हम बता दिए यहाँ पे। हम क्या बोले कि अगर, हाँ, ये कौन, ये वाला पांचवा केस ना? हाँ, वही वही बोल रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 180 से छोटा, सॉरी 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, तो ये क्या केस बोल दिया, ये डायरेक्ट बात कर लिया इसका। ठीक है, हाँ, ये जो है ना, ये डायरेक्ट बात कर लिया। जैसे हम बात कर रहे हैं,
है ना? हाँ, तो बस वही चीज है सुधीर जी। बड़े दिन के बाद मौका में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फेज मेजरमेंट। ठीक है, उसी तरीके से ये फेज जो होता है, आप साइन इनवर्स वाई इंटरनल अपॉन वाई एक्सटर्नल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं वाई एक्सटर्नल और इंटरनल करके। ठीक है, वाई का वैल्यू देखिए, वाई का वैल्यू अगर यहाँ से ये है, ये ये वाला चीज, अगर इसका जो वैल्यू यहाँ पे जो ये कट कर रहा है, ये वाला चीज और ये वाला चीज, तो वाई एक्सटर्नल ये हो गया, वाई इंटरनल ये हो गया। अगर इन दोनों का रेशियो लेकर के साइन का इनवर्स कर देते हैं, यहाँ से आपका फेज एंगल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंपल मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ना, हाँ, पूछिए। हाँ हाँ। नहीं, नाम तो ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए मिलता है। और ऐसा कोई नहीं है जैसे मोड। हाँ, नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, वो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आप मोड बोले ना कि अलग मोड में होता है, इसीलिए हम बोले कि उसको आप मोड में कंसिडर कर लीजिए कि ये वाला मोड एक अलग मोड हो गया। ठीक है, अभी जो हम लोग फेज वाला पढ़े वो अलग मोड हो गया, ये एक तीसरा मोड है। पर ऐसा कुछ मोड होता नहीं है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। ठीक है, देखिए। हाँ, नेक्स्ट है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, कि यहाँ पे इसको सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि एफ वाई अपॉन एफ एक्स। एफ वाई क्या होता है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसीज। तो टेंजेंसी क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे कि आप डायरेक्टली अगर फ्रीक्वेंसी को मेजर करना चाह रहे हैं, कोई एक सिग्नल आप प्रोवाइड किए, उस सिग्नल में कुछ हार्मोनिक्स है। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या होता है कि उसमें कुछ डीसी सिग्नल के साथ, ठीक है, अगर कोई डीसी सिग्नल है उसके साथ कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आ जाए उसमें। ठीक है, या फिर डीसी सिग्नल एब्सेंट भी रहे और कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का कॉम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, ये सब जब हम लोग फोरियर लाप्लास पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये वाला चीज आता है, वो क्या बोलते हैं आपका हार्मोनिक्स वाला केस। हालांकि उतना डिटेल्स में भी जाना नहीं है, इसको लोग छोड़ दीजिए इसको। बस खाली ध्यान ही रखिए कि कोई अगर आप इनपुट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, उस इनपुट का जो उस इनपुट का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, सॉरी, जो पैटर्न निकल करके आ रहा है, उस पैटर्न को देख करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे जैसे मान के चलिए कि एक ऐसा करके सिग्नल बन गया, ये वाला सिग्नल बन गया ऐसे। ठीक है, ये मान के चलिए कि कोई एक ऐसे करके पैटर्न बना हुआ दिखा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप सिंपल सा क्या कीजिए कि ए आप देखिए कि ऐसे क्रॉस। अरे यार, मिट जाना है। अभी 8:48 हो गए। हरनवा से। देखेवा का देखित नहीं है, देखली न है। देखिए, जैसे इसमें मान के चलिए कि आपको बोलेगा कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज और वर्टिकल टेंजेंसी का मतलब क्या है, कि ऐसे कोई सिग्नल बना दिया आपको। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से एगो ऐसे करके काट दीजिए। और ये जितना बार कटता है ना, एक बार यहाँ कटा, दूसरा यहाँ कटा, तीसरा यहाँ कटा, चौथा इस पे कटा होगा, पांचवा इस पे कटा होगा, छठा इस पे कटा होगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी हो गया। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी हो गया 6। ठीक है, इसको यहां से अगर काटिएगा आप ऐसे, तो दो गो इस पे कटेगा, दो गो इस पे कटेगा और दो गो नीचे वाले पे कटेगा।
यानी कि नंबर ऑफ वर्टिकल टेंजेंसी हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से जो कट रहा है एक दूसरे को, मतलब पास करते हुए, आपको ऐसा लाइन पास पास करना है ना कि जो कि सबसे होते हुए गुजरे। ये थोड़ा सा फिगर आगे पीछे बन गया। ठीक है, तो इसका रेशियो कट करके आ जाएगा क्या, 1। तो जो भी रेशियो आया यहाँ, नहीं ऑलवेज 1 नहीं होगा, कई बार होगा कि ये 4 आ गया। ठीक है, तो 6 और 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 हो गया, ये बटे 2 हो गया, यानी कि 3/2। अगर ऑलवेज 1 आता तो हम इतना काहे बताते, हम सीधे बोलते कि ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, जो भी रेशियो आया, इस रेशियो को जो हम लोग सातुथ वेव जनरेट कर रहे थे ना, सातुथ वेव, उसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगा। हम क्या बोले थे कि ये वाला फ्रीक्वेंसी हमको पता होगा। तो अगर मान के चलिए कि इसका फ्रीक्वेंसी हमको सातुथ वेव का पता है कि 300 हर्ट्ज है। ठीक है, इस सातुथ वेव का फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो यहां से अगर हम करेंगे तो 300 हर्ट्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 150 बार में कट जाएगा, अब 15 तिया 45, 450 हर्ट्ज आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसी, वर्टिकल टेंजेंसी मेजर करना है, और जब फिगर आएगा तो वहां से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था ना आपका पूरा डिस्कशन था सीआरओ का। सीआरओ में इससे ज्यादा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, इसमें सिंपल सा समझ लीजिए। बोलेगा कि भाई जब हम फेज निकालते हैं तो फेज जब मेजर कर रहे हैं सीआरओ में, तो उस केस में किस टाइप का सिग्नल बनता है या किस टाइप का पैटर्न बनता है। इलिप्टिकल फॉर्म में होता है, सर्कल सर्कल फॉर्म में होता है, किस टाइप के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट अगर सीआरओ से क्वेश्चन पूछना रहेगा, पूछेगा कि इनपुट सिग्नल हम लोग किस एम्पलीफायर, किस प्लेट पे प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो रेफरेंस सिग्नल है उसको हम किस प्लेट पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का आने वाला है। ठीक है, लगाएंगे, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, पहले इसको इसको देख लेते हैं। हाँ, सीआरओ में लगभग बस यही है, इसी से ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे खत्म तो नहीं हुआ, आप नहीं कर सकते हैं खत्म, तो अभी 4 घंटा और चलेगा तब भी खत्म नहीं होगा। हाँ, हम लोग के लिए, हाँ। हाँ, जरूरत के हिसाब से ही खत्म हो गया, जरूरत के हिसाब से ज्यादा हो गया। ठीक है, जरूरत के हिसाब से अगर बात करें तो ज्यादा हो गया। ठीक है, चलिए, आधा घंटा का और टॉपिक है, आधा घंटा के बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और थोड़ा सा रुकिएगा यार, हमको टॉयलेट लगा हुआ, हम आते हैं करके। अरे कुछ कुछ दिन में सरकारी नौकरी खत्म कर देगा जी, अभी कुछ कुछ दिन में सरकारी नौकरी खत्म करने वाला है गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, सेकंड एसी में। हाँ, यूट्यूबा पे वीडियोवा हटा देगा, यूट्यूबा पे डालेंगे ना तो ये सब बोलेगा, तो वीडियोवा कहेगा कि चलो हटाओ, ये सब नहीं बोला है।
कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है। एकाध गो 3 घंटा के अथी में एकाध गो बोल दिया तो क्या है। लेकिन खाली महिला का नाम बीच में नहीं लेना चाहिए। महिला वाला नाम आ जाता है तो साला हटा देता है। चलिए। हाँ तो सीआरओ में क्या है, क्वेश्चन। और डिजिटल वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी वो सब हम लोग देखेंगे ना यार, एडीसी अभी डीएससी तो पढ़ना ही है ना। एडीसी डीएससी वो एक्चुअल में टॉपिक वहीं का है। टॉपिक वहीं का है, यहाँ पे ऐड कर दिया है। वो हमसे गलती शुरू दिन यही हो गया कि हम साला ये पीडीएफ पे रिलाई कर लिए, दूसरा दिन से तो फिर हम ठीक कर ही दिए। पीडीएफ जो देखे ना, हमको लगा कि ये सब चीज पढ़ना है। ठीक। चलिए देखिए। ट्रांसड्यूस ट्रांसड्यूसर क्या है ना कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है कि जैसे ये मान के चलिए कि ट्रांसड्यूसर है, तो यहाँ से हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, यहाँ से जो आउटपुट देगा, तो हम जनरली बोलते हैं कि यहाँ से नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। ठीक है, ये जो सिग्नल होगा नॉन इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है। और यहाँ से जो आउटपुट देगा ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देगा। ठीक है। आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। बेसिकली ट्रांसड्यूसर को इस इसी मतलब डेफिनेशन से डिफाइन करता है। ठीक है, यही चीज लिखा है। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है। और एक ट्रांसड्यूसर ऐसा होता है, एक ट्रांसड्यूसर ऐसा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहां से हम दे रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल, और ये नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इसको बोल देते हैं इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास माइक अगर है, ठीक है, अगर हमारे पास माइक है, तो माइक क्या करता है, जो हमारा आवाज निकलता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन को माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसड्यूसर हो गया। वहीं पे अगर स्पीकर का केस ले लीजिए, तो स्पीकर में माइक से जो इनपुट गया वो स्पीकर में गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में गया, लेकिन ये जो है वापस से उसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमको आवाज के रूप में, एक सिग्नल के रूप में हमको सुनाई देता है। यानी कि ये वाला जो हो गया, ये इनवर्स ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है। ट्रांसड्यूसर का अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन। स्कैनर स्कैनर हाँ, आप कह सकते हैं इनपुट जो है उसका लाइट एनर्जी है, और आउटपुट जो है उसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आता है। और फर्दर उसको, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ट्रांसड्यूसर हो सकता है, हाँ। क्योंकि इनपुट के तौर पे तो वही दे रहा है ना, वो लाइट को, लेजर को वो स्कैन करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करता है। ठीक है, हाँ, कह सकते हैं उसको। हाँ, कुछ भी मैकेनिकल हो गया, फिजिकल हो गया, किसी भी तरीके का एनर्जी हो गया। ठीक है, वो बस आउटपुट इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। ठीक है। या फिर उल्टा, अगर इनपुट इलेक्ट्रिकल है और आउटपुट कुछ और है, अगर इनपुट इलेक्ट्रिकल है, आउटपुट कुछ और है, तो वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर, जैसे कि प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो वो इनवर्स ट्रांसड्यूसर हो गया। ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से किया गया है। इसमें सबसे पहला है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, सबसे पहला क्या है, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर उसको कहते हैं, वैसा ट्रांसड्यूसर जो कि डायरेक्टली सेंस कर लेता है। ठीक है, जैसे अभी माइक का एग्जांपल लिया, तो माइक क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट हम बोले और डायरेक्ट सेंस कर लिया, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दिया, ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है। अगर कोई ऐसा ट्रांसड्यूसर हो जिसमें कि हम जो कुछ भी इनपुट देने का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं, इसको पहले ये किसी डिवाइस के द्वारा चेंज करे,
मतलब इसको सेंस करे, एम्पलीफाई करे, इस तरीके से कुछ भी काम करे। और उसके बाद क्या है, इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि किसी भी सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, और उसको वो डायरेक्ट सेंस कर लिया और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मान के चलिए ये आपका क्या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया। अगर उस डिस्प्लेसमेंट करने के लिए किसी सिग्नल का इस्तेमाल किया गया, तब उस केस में ये क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, व्हेन द इनपुट सिग्नल इज सेंस, अगर कोई इनपुट सिग्नल सेंस बाय सम डिटेक्टर, अगर किसी डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया गया और सेंस्ड, ठीक है, एंड देन आउटपुट बीइंग ऑफ some from another than input signal is given as input or transducer for the conversion into electrical form, then such transducer fall in the category of। जैसे इसका एग्जांपल आप भी ले सकते हैं ना, कि एक, जैसे मान के चलिए कि एक पोटेंशियोमीटर हुआ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या किया कि किसी डिस्प्लेसमेंट को सेंस किया और एक आउटपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, और फिर इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम किसी तरीके का एक डिवाइस का इस्तेमाल किए। ठीक है, तो ये वाला डिवाइस जो हो गया ना, ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके गिवन इनपुट पे ये क्या कर रहा है, काम करके उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आ रहे हैं एलवीडीटी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो एलवीडीटी भी एक्चुअली वही डिस्प्लेसमेंट को ही मेजर करता है। नहीं, एलवीडीटी एज अ प्राइमरी की तरह भी इसका हम लोग यूज करते हैं एलवीडीटी का। ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन है कि जैसे मान के चलिए कि कुछ आप कोई एक ऐसा डिवाइस है, कोई एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जिसमें हम डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं और डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इन द सेंस कि इस ट्रांसड्यूसर में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई नहीं लगाना पड़ रहा है हमको। जैसे अगर कोई एक ट्रांसड्यूसर है और उस ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पैसिव ट्रांसड्यूसर हो गया। जैसे कि माइक है, माइक आप कभी भी बिना किसी इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड किए आप नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, माइक जब भी होगा तो उसमें आपको एक इलेक्ट्रिकल इनपुट बैटरी के फॉर्म में या फिर एम्पलीफायर से डायरेक्ट कनेक्ट करके किसी भी तरीके से आपको इनपुट देना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, सेंस करेगा चीजों को, और ये क्या करेगा, आगे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वो पैसिव ट्रांसड्यूसर हो गया। एक ऐसा भी ट्रांसड्यूसर होता है जहां पे खाली आप इनपुट दीजिए, ठीक है, वो क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। जैसे कि एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक जो होता है, इस पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है, ये इसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए कोई बाहर से बैटरी वगैरह सोर्स लगाने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जैसे आगे आपका सोलर सेल हो गया। ठीक है, सोलर सेल क्या है, सोलर सेल पे डायरेक्ट लाइट एनर्जी आ रहा है, यहाँ से क्या दे रहा है, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्या हम इस सोलर चेंज को, लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए किसी तरह का बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप बैटरी उससे चार्ज कर ले रहे हैं, यहाँ तक कि उससे बैटरी हम चार्ज भी कर ले रहे हैं। यानी कि ये क्या हो गया, ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, जहां भी ट्रांसड्यूसर जो है वो रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे पैसिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और जहां पे जैसे फोटोवोल्टेइक सेल हो गया, दिया हुआ एग्जांपल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हो गया, थर्मोकपल हो गया आपके पास, ठीक है, टैको जनरेटर हो गया, ये सब चीज खाली नाम एकदम एज इट इज याद रखिएगा। पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो ये सब नाम याद रखिएगा कि थर्मोकपल एक्टिव होता है, टैको जनरेटर एक्टिव होता है, फोटोवोल्टेइक सेल जिसको हम लोग सोलर सेल भी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्टिव होता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, ये एक्टिव होता है। पैसिव में कोई भी रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव होगा या कैपेसिटिव होगा, ये सब होगा जो आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर होगा। नेक्स्ट आपका एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर। इसमें तो कुछ
बताने का जरूरत है, ये तो नाम से क्लियर है। ठीक है, कि अगर उसका आउटपुट जो है वो एनालॉगस फॉर्म में है तो वो एनालॉग हो जाएगा, और डिजिटल जो है वो डिजिटल आउटपुट देगा। ठीक है, डिजिटल आउटपुट, डिजिटल आउटपुट इन द सेंस कि आप इसको डिजिटल मत ऐसे मत समझिए, जैसे कि अगर कुछ इनपुट को ये आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है तो कोई कंटिन्यूअस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है अगर हमको, ठीक है, तो ये एनालॉग हो जाएगा। अगर कोई ट्रांसड्यूसर है जो कि पल्स के फॉर्म में दे रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो इसको भी तो हम लोग एक तरीके से क्या कहते हैं, इसको भी एक तरह से हम लोग डिजिटल सिग्नल, पल्स को भी हम लोग क्या कहते हैं, डिजिटल ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिजिटल के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्वेश्चन फंसा सकता है कि डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द रिस्पेक्टिव इनपुट सिग्नल डायरेक्टली इनटू, ऑप्शन देगा डिजिटल, डिजिटल सिग्नल, पल्स सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसड्यूसर लिखेगा और डिजिटल सिग्नल लिख देगा तो सब डिजिटल में चला जाएगा, जबकि ये पल्स के फॉर्म में इसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड यही होने वाला है, जो भी क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं पढ़ते हुए। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप का आपको ट्रांसड्यूसर पढ़ना है। इसमें अगर आपको लेंथ मेजर करना है तो उसके लिए अलग अलग तरह का ट्रांसड्यूसर है। अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो उसके लिए अलग टाइप का ये है। ठीक है, जैसे आपके पास एक पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, पोटेंशियोमीटर हो गया, एलवीडीटी हो गया। ठीक है, एलवीडीटी है, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर, वी से शायद वोल्टेज होना चाहिए इसमें, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल, हाँ ट्रांस, अच्छा देख लेते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, यही सब तो पूछवे करता है, यही सब पूछवे करता है। लीनियर, हाँ हाँ हाँ, यही सब चीज तो है ना, गलत चीज देखने पर सही चीज याद नहीं आता। लीनियर एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, लीनियर एंड वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर, लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर। ठीक है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका, देखिए इसका इस्तेमाल जो होता है, क्या चीज है, हाँ हाँ तो भेस हड्डी अच्छा, और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है लेंथ वगैरह का, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अरे तो एडवांटेज, जैसे देखिए, कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है ना राजीव भाई, ठीक है, वो अगर आप उसका वर्किंग पढ़ लिए तो एडवांटेज वहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब समझिए, जैसे देखिए एडवांटेज हम अगर बोल रहे हैं तो एडवांटेज आप क्या कीजिएगा, एडवांटेज का होता है कंपैरिजन। ठीक है, कि मतलब कि और जो डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ये कैसे कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या कैसे ज्यादा ये है। तो सबसे पहले तो कि रिकॉर्डिंग टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये डाटा को रिकॉर्ड करने का क्षमता रखता है, पहला एडवांटेज। ठीक है, दूसरा, दूसरा एडवांटेज कि जैसे सिग्नल जो है ना, सिग्नल जो हम लोग मेजर करते हैं इस पे, सीआरओ का, सीआरओ का, ठीक है, तो सिग्नल जो है वो इस तरीके से डिनोट होता है उस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है, यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस कम है। ठीक है, वो जो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमको दिख रहा है कि इस तरह का आउटपुट आ रहा है, हम इसका कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, हमारा वैल्यू निकल जा रहा है। लेकिन और सब जो चीज हम लोग निकाल रहे थे, जैसे मान के चलिए इंडक्टर का वैल्यू, कैपेसिटर का वैल्यू,
और सब जो डिवाइस से हम लोग निकाल रहे थे, जैसे कि एसी ब्रिज और डीसी ब्रिज पढ़ते हैं ना, तो वहां से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जैसे कि वेन ब्रिज से निकालते हैं, इंडक्टर का वैल्यू हे ब्रिज से निकालते हैं। तो वो सब चीज जो है ना, हाँ, नहीं ना, सुनिए ना। तो उसमें क्या है ना कि उसमें सर्किट में किसी तरह का फॉल्ट आता है, तो उसको सेंस करना, डिटेक्ट करना, उसको ओवरकम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमको दिखेगा कि सिग्नल सही आ रहा है, सिग्नल का ये आ रहा है सही वेवफॉर्म, तो यहाँ कैलकुलेट करना आसान है, यहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ से फेज जो मेजरमेंट है, फेज मेजरमेंट के लिए, ठीक है, डायरेक्ट हमको स्क्रीन पे वैल्यू दिख जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे दिख जा रहा है कि अगर ये इलिप्स है, अगर ये इस तरीके का है, तो वहां से डायरेक्ट हम क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट हम फेज का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सबसे सबसे बड़ा चीज की फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, पहला एडवांटेज हो गया। रिकॉर्डिंग टाइप का हो गया, दूसरा एडवांटेज हो गया। एरर एनालिसिस करना इसमें आसान है, तीसरा एडवांटेज हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेज पूछेगा तो भाई महंगा है। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या है, महंगा है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि चूंकि इलेक्ट्रॉन बीम पे काम कर रहा है, तो कई बार क्या हो जाता है कि भाई एजिंग इफेक्ट जब आ जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गन जो है ना, वो जल्दी अच्छे से इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं कर पाता है अगर, ठीक है, या कोई वियर एंड टियर आ गया उसमें प्रॉब्लम, तो उससे क्या होता है कि इसका आउटपुट स्लो हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो यही सब चीज है और क्या। मैंने तू का कहल चाहिए था हमरा, का तू कहल चाहिए था हमरा। हाँ, तो वही ना कहती है। हाँ, ठीक है, अब खत्म है। नहीं नहीं, तो वो पढ़ना नहीं है, वो इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ब्रिज वगैरह कुछ नहीं है भाई, भारी। देखिए, भारी कुछ है दुनिया में, कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, सही बात है। अरे वो सब